अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब आखिर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, मर्दाना बांझपन में मैंने कई सारी टॉपिक्स पर बात की है, तो कुछ मेरे व्यूअर्स ने व्हाट्सएप पर ये पूछा है कि डॉक्टर साहब, ये एग्लूटिनेशन एक मसला आता है जब आप सीमन एनालिसिस कराते हैं, तो उसमें अक्सरियत लोग मोर्टेलिटी देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं, स्पर्म काउंट देखते हैं, डेड स्पर्म देखते हैं, इमोर्टाइल देखते हैं और स्लो मूविंग जो स्पर्म है उनको देखते हैं। लेकिन जो ये सेगमेंट है, इसमें अक्सरियत डॉक्टर्स और पेशेंट की नज़र, मतलब इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस पर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, एग्लूटिनेशन क्या होता है? एग्लूटिनेशन एक ऐसे अमल को कहते हैं कि जब स्पर्म आपस में इंटरमिंगल हो जाते हैं, यानी ऐसे क्रॉस हो जाते हैं, एक दूसरे से चिमड़ जाते हैं, यानी चिमट जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि स्पर्म की जो फ्री मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि ये बंच में हो सकते हैं, इसके ग्रेड होते हैं। जीरो ग्रेड में कोई एडहेशन नहीं होती, स्पर्म खुले खुले होते हैं, आराम से मूव कर रहे हैं। ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक जितना ग्रेड बढ़ता है उतने स्पर्म एक दूसरे से ज़्यादा एडहेशन, यानी अब चिपके होते हैं। और जब ज़्यादा चिपके होते हैं तो उसमें फिर मूवमेंट के रिस्ट्रिक्शन भी ज़्यादा होती। इसलिए कहते हैं कि एग्लूटिनेशन अगर ज़्यादा होगी, यानी उसको प्लस प्लस में भी बाज़ टेस्ट में ज़ाहिर किया जाता है, तो उन मर्दों के औलाद पैदा होने के चांस कम होते हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि एक और टर्म भी यूज होती है, एग्रीगेशन। एग्लूटिनेशन और एग्रीगेशन में क्या फ़र्क है? एग्लूटिनेशन जो एक प्रोसेस है, उसमें जिंदा स्पर्म एक दूसरे से चिमट जाते हैं और कोशिश करते हैं कि मतलब वो मूव करें, लेकिन जब वो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। जबकि एग्रीगेशन में यही बंच जो डेड सेल्स हैं या इमोर्टाइल स्पर्म्स हैं, उनकी आपस में गठजोड़ हो जाती है। तो ये इसका फ़र्क है। अब भी हम आगे चलते हैं और इसके कॉजेशन पर जाते हैं। इसके कॉजेशन में कई सारी कॉजेशन है। एक तो सबसे बड़ी इसकी कॉजेशन होम्योपैथिक के तनाज़र में इसकी जो बड़ी कॉजेशन है वो है मायाज़म। मायाज़म एक बड़ा फैक्टर होता है कि जिसकी वजह से मरीज को ये मसला हो जाता है। ओब्लिटरेशन में मायाज़म को नज़रअंदाज करना ऐसा ही है जैसे आप ये चाह रहे हो कि आपका केस कामयाब ही ना हो। इसके बाद जो दूसरा कॉज आता है वो ये आता है कि किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से या मेडिकेशन लेने की वजह से स्पर्म की पीएच में कोई डिफरेंस आ जाए, कोई फर्क आ जाए, तो वहाँ भी ये मसला आ सकता है। ऐसे लोगों को भी होता है कि जिनकी हिस्ट्री में या उनको बुखार के बड़े हाई एपिसोड रहे हों, तो उन लोगों को भी ये मसला होता है। उन लोगों को भी ये मसला होता है कि जो पॉलीजूस्पर्मिया के पेशेंट हो या जिनके स्पर्म काउंट 400 मिलियन से भी ऊपर हो, यानी जो नॉर्मल एक लिमिट है 200 तक, ये उससे एक्सीड करें, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में स्पर्म पाए जाओ, तो ये भी ऐसे होंगे कि इनकी एडहेशन यानी आपस में चिपकना इनका ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इन स्पर्मों की भी मोर्टेलिटी बुरी तरह मुतासर होगी। अब हम चलते हैं और ऐसे लोग भी इसमें काजेशन में आते हैं कि जिनकी पर एजुकुलेशन, यानी एक बार जो एजुकुलेट करते हैं उसमें इतना ज़्यादा स्पर्म आ जाता है कि उसकी वजह से भी ओग्लिटिनेशन का मसला आ जाता है। इसके अलावा एसटीडीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, या पीआईडीज़ हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज़ है, कोई औरत है और वो ट्रांसफ़र हो गई है मर्द को थ्रू इंटरकोर्स, तो ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं कि जिनकी वजह से ओग्लिटिनेशन का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में इसका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि ऐसे मरीज़ों का मायाज़म मालूम करना बहुत मस्ट होता है, और मायाज़म से ही अक्सरियत केसेस हल हो जाते हैं, क्योंकि मायाज़म ही इन अबतरियों के पीछे कार फरमा होता है। अगर मायाज़म ख़त्म हो जाए तो पेशेंट ठीक हो जाए। अगर उसकी रीज़न कोई पीएच में डिफरेंस है, किसी बीमारी की वजह से, किसी मेडिकेशन के लेने से उसके जिस्म में ये चेंजेस आई हैं, तो उसकी एंटीडोट भी होम्योपैथिक में होती हैं कि ऐसे मेडिसिन की एंटीडोट अगर दे दी जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है। इसके अलावा
ایسے بیکٹیریا کے خلاف یا سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہیں، سے فار ایگزامپل گینوریا سے اس کو یہ مسئلہ ہوا ہے، سفلس سے اس کو یہ مسئلہ ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی ہومیوپیتھک میں ٹاپ میڈیسنز ہیں، اس سے یہ مسئلے مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ تو ویورز ہومیوپیتھک میں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کاز کی بات ہوتی ہے، اگر کاز آپ کو معلوم ہو جاتی ہے تو آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہونے کی طرف بہت جلد سفر شروع کر دیتا ہے۔ ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کو کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔